हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो हमने वहां पर देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस किया ही नहीं जा सकता, इसीलिए उन्हें मोनोसैकेराइड्स भी कहा जाता है। ठीक है, जिनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता वो सबसे सिंपल यूनिट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सिंपल यूनिट्स को ज्वाइन करने के बाद जो पॉलीमराइज्ड कंपाउंड बनता है उसे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जिसमें भी क्लासिफिकेशन है कि एक ओलिगोसैकेराइड होता है, एक पॉलीसैकेराइड होता है। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? जब आप उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको 2 से 10 यूनिट मिलेंगे, छोटे छोटे 2 से 10 यूनिट मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो ऐसे सभी कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से 10 यूनिट मिलते हैं उन्हें हम ओलिगोसैकेराइड्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। और ऐसे सभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे हमको 100-200 यूनिट्स मिलते हैं मोनोसैकेराइड्स के, उन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स में ऐड कर देते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने अच्छी तरह से मोनोसैकेराइड्स के बारे में स्टडी किया था कि क्या होते हैं अल्डोसिस, क्या होते हैं कीटोसिस, उनके फिशर प्रोडक्शन फॉर्मूला में कैसे लिखा जाता है, उनके एग्जांपल्स देखे थे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, डीएल नॉमेनक्लेचर एक्सेट्रा, सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। इतना उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक सारे नोट्स बनाए होंगे, इतना आपने लर्न किया ही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज सीखेंगे ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए ओलिगोसैकेराइड्स। अब देखिए ओलिगोसैकेराइड्स का डेफिनेशन तो आप जानते ही हैं, मैं डेफिनेशन वापस नहीं लिखूंगा। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि ओलिगोसैकेराइड्स आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो इसका आगे का फर्दर क्लासिफिकेशन में जरूर लिखूंगा, डेफिनेशन में नहीं लिख रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। तो ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर क्या होता है? अगर सपोज मैंने हाइड्रोलिसिस किया किसी ओलिगोसैकेराइड कंपाउंड का और मुझे 2 यूनिट्स मिल रहे हैं, तो 2 यूनिट्स मिलेंगे तो उसे मैं डाइसैकेराइड कहूंगा। डाइसैकेराइड यानी 2 यूनिट्स मिलने वाले हैं मोनोसैकेराइड्स के, तो उन्हें मैं कहूंगा डाइसैकेराइड्स। अगर मुझे 3 यूनिट्स मिलते हैं, करेक्ट 3 यूनिट्स, तो मैं उन्हें क्या कहूंगा? मैं उसे ट्राइसैकेराइड्स कहूंगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मुझे 4 यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है 4 यूनिट्स मिलेंगे, तो मुझे उसे क्या कहना चाहिए? टेट्रासैकेराइड। 5 यूनिट मिलेंगे तो पेंटासैकेराइड्स। ठीक है, 6 यूनिट मिलेगा हेक्सासैकेराइड। इस तरह से 2 से 10 यूनिट तक मिलेंगे तो अभी हम उसे कौन से कैटेगरी में डालेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स की ही कैटेगरी में ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए जरा 2 यूनिट्स वाले का देखते हैं। तो एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड के अंदर अगर मैं आपसे कहूं, तो फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं तो उसे हम कहते हैं सुक्रोज। सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज एक ऐसा एग्जांपल है जिसका अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हमको 2 यूनिट्स मिलने वाले हैं। कौन से 2 यूनिट्स मिलने वाले हैं? पहला यूनिट जो मिलेगा वो होगा ग्लूकोज का, और दूसरा यूनिट जो मिलेगा होगा फ्रुक्टोज का। इसका मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जब आप मिक्स करते हैं, ठीक है, केमिकल मिक्स करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उसका नया कंपाउंड बनाते हैं, जब ये दोनों मोनोमर्स यूज करके पॉलीमर करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो होगा सुक्रोज। डाइमर ऐसा कहना चाहिए क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, लाइक दैट। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं तो ये हो जाएगा माल्टोज। माल्टोज भी एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको 2 यूनिट्स मिलेंगे। अब कौन से 2 यूनिट्स मिलेंगे? दोनों ही यूनिट्स आपको ग्लूकोज के ही मिलेंगे। देखिए मैंने ऐसा कहा था कि आपको 2 से 10 यूनिट मिलने चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि 2 से 10 यूनिट जो भी मिलेंगे सारे अलग ही होंगे या सारे सेम ही होंगे। वो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। जैसे सुक्रोज के अंदर 2 अलग अलग मॉलिक्यूल का फ्यूजन होने के बाद सुक्रोज बना है, एक था ग्लूकोज एक था फ्रुक्टोज। पर माल्टोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा डाइसैकेराइड है जिनका फ्यूजन ग्लूकोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ही मिला है। ठीक है, तो दोनों सेम मॉलिक्यूल से बना हुआ भी चलता है। बात बोलने की बात क्या है कि 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए, तो दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं, दैट इज इट। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तीसरा अगर मैं आपसे बात करूं माल्टोज की जगह, जैसे मैं आपसे बात करता हूं लेट अस से लैक्टोज। तो लैक्टोज जो है ये भी एक डाइसैकेराइड है, इसका भी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 यूनिट मिलने वाले हैं। कौन से 2 यूनिट मिलने वाले हैं? एक मिलेगा आपको ग्लूकोज और एक मिलेगा आपको गैलेक्टोज, कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये सभी के सभी लैक्टोज का हो, माल्टोज का हो, सुक्रोज का हो, सभी के सभी डाइसैकेराइड्स एक जनरल फार्मूला फॉलो करते हैं, दैट इज C12H22O11। तो सुक्रोज का भी फार्मूला यही होगा, माल्टोज का भी फार्मूला यही होगा, लैक्टोज का भी फार्मूला यही होगा। ठीक है, C12H22O11 इस तरह। ठीक है, चलो ट्राइसैकेराइड्स के अंदर बात करते हैं। ट्राइसैकेराइड्स का अगर मैं आपसे पहला एग्जांपल कहूं, एक ही एग्जांपल मैं बताने की कोशिश करूंगा, उससे ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लेंगे, इतने बुक में आपके डिस्कस भी नहीं किए गए हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं आपसे रैफिनोज की। रैफिनोज, तो देखिए रैफिनोज भी एक ट्राइसैकेराइड ही है जिसका हाइड्रोलिसिस करेंगे ऑफ कोर्स तो आपको 3 यूनिट्स मिलेंगे। एक यूनिट मिलेगा ग्लूकोज का, एक यूनिट मिलेगा फ्रुक्टोज का, ठीक है, और एक यूनिट आपको मिलेगा गैलेक्टोज का। तो आपको 3 यूनिट कौन कौन से मिले? आपको ग्लूकोज भी मिला,
आपको फ्रुक्टोज भी मिला और आपको गैलेक्टोज भी मिला। इसके जैसे और भी कई सारे ट्राइसैकराइड्स हमारे पास अवेलेबल है। तो सारे के सारे जो ट्राइसैकराइड्स होंगे वो भी एक जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी C18H32O16। कोई भी टाइप का ट्राइसैकराइड हो वो यही फॉर्मूला को फॉलो करेगा, चाहे वो रेफिनोज हो या और कोई हो। फिलहाल आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ रेफिनोज दिया है तो मैं उसी का रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 4 टेट्रासैकराइड की बात करूँ तो इसमें भी मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल कंसीडर करूंगा जिसका नाम है स्टाइचियोज, ठीक है। स्टाइचियोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको 4 अलग अलग यूनिट्स मिलने की संभावना है। जैसे 4 यूनिट्स कौन से मिलेंगे, पहला यूनिट आपको मिलेगा ग्लूकोज, ठीक है, दूसरा यूनिट आपको मिलेगा फ्रुक्टोज, तीसरा यूनिट जो है आपको मिलने वाला है वो होगा गैलेक्टोज, ठीक है, और फोर्थ यूनिट जो मिलने वाला है वो भी फिर से गैलेक्टोज ही मिलेगा। इसका मतलब स्टाइचियोज के अंदर 3 टाइप के मोनोसैकराइड्स है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। बट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ स्टाइचियोज? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज एंड गैलेक्टोज 4 मॉलिक्यूल्स मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ स्टाइचियोज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ टेट्रासैकराइड। या फिर ऐसा कहूं, स्टाइचियोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 4 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और गैलेक्टोज। गैलेक्टोज के 2 यूनिट मिलते हैं, ग्लूकोज से 1 यूनिट मिलता है, फ्रुक्टोज के 1 यूनिट मिलता है, ये कहने की बात है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। तो इसी तरह से अगर मैं इसका भी कोई जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा, ठीक है, ये आपको होमवर्क में देता हूं मैं, आप ट्राई कीजिएगा क्या बनेगा। चलो मैं ही बता देता हूँ, इट इज गोइंग टू बी C24H42 एंड O21, ठीक है। तो ये इस तरह का फॉर्मूला फॉलो हो रहा होगा टेट्रासैकराइड के अंदर। एक्सेट्रा पेंटासैकराइड, हेक्सासैकराइड और भी क्लासिफिकेशन है, बट इतना आपके डिटेल टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे एग्जांपल्स याद रहेंगे। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, रैफिनोज एंड स्टाइचियोज, इन सभी का नाम, हाइड्रोलिसिस करने पे कौन कौन से यूनिट मिलता है और कौन कौन सा कंपाउंड जो है वो जनरल फॉर्मूला कौन कौन सा फॉलो करता है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से मैं बात कर सकता हूँ अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है पॉलीसैकराइड्स, ठीक है। आप सभी को पॉलीसैकराइड्स का डेफिनेशन ऑलरेडी पता होना चाहिए कि पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं। ये एक ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने में हमको बहुत सारे, कम से कम 100 से 200 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, आपको होमवर्क में उसको वापस लिख लेना है। तो इसका मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपसे कह दूं, स्टार्च। तो स्टार्च जो है वो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि हम पॉलीसैकराइड की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि स्टार्च का अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो आपको है ना यहाँ पर बहुत सारे यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे, बहुत सारे यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज के बहुत कम से कम 200-300 यूनिट से ज्यादा मिलेंगे ग्लूकोज के, ठीक है। उसी तरह से एक और एग्जांपल चलो मैं बता ही देता हूं आपको, जिसका नाम है सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज का भी अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे आपको बहुत सारे यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन जो होता है, ठीक है, ये भी हाइड्रोलिसिस करने में बहुत सारे यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड्स, ये भी मोनोसैकराइड्स देते हैं, अलग अलग टाइप के मोनोसैकराइड देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ग्लूकोज इसके अंदर मिलता है, स्टार्च के अंदर। इसके अंदर जो ग्लूकोज मिलता है वो थोड़ा अलग होता है, बीटा ग्लूकोज होता है। यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है वो अल्फा ग्लूकोज होता है। अभी अल्फा बीटा ग्लूकोज क्या होता है ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बस इतना याद रखना है, स्टार्च एक पॉलीसैकराइड है, सेल्यूलोज भी एक पॉलीसैकराइड है, ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसैकराइड है, एक्सेट्रा। तो इस तरह से आपको ये पॉलीसैकराइड्स मिलेंगे जो हाइड्रोलिसिस करने में बहुत सारे यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड्स बना के देते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पर हम लोग ने तीनों ही कैटेगरी को अच्छे से डिस्कस किया है, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स सबसे ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है, ओलिगोसैकराइड्स के एग्जांपल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉलीसैकराइड के सिर्फ नाम याद रखेंगे तो भी काफी है, ठीक है। चलिए अब हम जरा और डिटेल में जाते हैं और जरा मोनोसैकराइड्स के अंदर हमने जो बात की थी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो चलिए देखिए ग्लूकोज के बारे में कुछ टर्म्स अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए ग्लूकोज जो है फ्री फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, ठीक है। ये सबसे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर कोई पाया गया है तो ग्लूकोज ही है, कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल द फ्रूट्स, दुनिया का हर फ्रूट के अंदर ग्लूकोज होता ही होता है, ऐसा कोई फ्रूट नहीं जिसमें ग्लूकोज ना हो, ठीक है। हाँ, सभी फ्रूट्स के अंदर ग्लूकोज का कंटेंट है वो अलग अलग हो सकता है, पर ग्लूकोज तो होगा ही, ठीक है। ग्रेप शुगर भी कहा जाता है क्योंकि ग्रेप्स के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है। फ्रूट शुगर कहा जाता है क्योंकि फ्रूट्स में भी ये पाया जाता है। और एक नाम है इसका जिसको हम कहते हैं डेक्सट्रोज शुगर। अब ये डेक्सट्रोज शुगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेचुरली जो ग्लूकोज होता है, नेचुरली जो ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। व्हाट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी? जो ऑप्टिकल एक्टिविटी में प्लेन ऑफ प्लेन प्रोडक्ट्स राइट को राइट हैंड साइड में टर्न करता है, इसलिए हम उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है नेचुरली डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लीवो रोटेटरी भी हम बना सकते हैं लैबोरेटरी में, पर लीवो रोटेटरी जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको हमको बनाना पड़ता है सिंथेटिकली, तो उसका कुछ खास यूज नहीं है। पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला जो है उसका बहुत ज्यादा यूज है, तो इसलिए इसे हम लोग डेक्स्ट्रो शुगर भी कहते हैं क्योंकि नेचुरली डेक्स्ट्रोज के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है।
नेचुरली फाउंड इन डी फॉर्म, एल फॉर्म इज नॉट बेनिफिशियल। जो डी एंड एल फॉर्म है ये डेक्स्ट्रो और लीवो के लिए नहीं होता है। डी एल एन फॉर्म जो है वो सिर्फ एक नॉमेनक्लेचर है, एक टाइप का क्लासिफिकेशन है कंपाउंड का, दैट्स इट। तो डी और एल की वजह से डेक्स्ट्रो और लीवो नहीं समझना। डेक्स्ट्रो और लीवो के लिए छोटा डी और छोटा एल या फिर प्लस या माइनस साइन यूज किया जाता है, ठीक है। दिस डी एल एंड इज नथिंग बट जस्ट अ नॉमेनक्लेचर। तो अगर हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहले देखा है तो आपको पता है ये एक अल्डोहेक्सोज है। ये कौन सा है कंपाउंड? एक अल्डोहेक्सोज। अल्डो स्टैंड्स फॉर अल्डिहाइड, हेक्सो स्टैंड्स फॉर 6 कार्बन वाला, ओज स्टैंड्स फॉर शुगर। तो देखिए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कार्बन देखे थे हमने। तो यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप रहा होगा सबसे ऊपर, ठीक है, और नीचे 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप रहा होगा। तो 6 में से 2 कार्बन तो आपने बना लिए, तो ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और छठा कार्बन। 4 कार्बन जो वो बीच में है वो कायरल है, ठीक है। जहां पर हमने देखा था OH फर्स्ट सेकंड, थर्ड पोजीशन का जो OH है वो इस तरफ लिखा गया है, बाकी दोनों OH जो इस तरफ लिखे गए, OH के सामने H रखा गया है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लर्न करने के लिए कहा था, जिसमें से ये चारों कार्बन जो बीच में है इंटरसेक्शन पे वो कायरल कार्बन होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, यहाँ पर लास्ट कायरल कार्बन में नेगेटिव पार्ट राइट हैंड साइड पर है, इसलिए मैं इसे डी फॉर्म कहता हूँ, ठीक है। अगर आप एक और स्ट्रक्चर बना ले कुछ इस तरह से, ठीक है, जहां पर OH आप यहां रख लीजिए, तो आप देख सकते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक ही फर्क है कि यहाँ पर जो लास्ट कायरल कार्बन है उसका OH राइट हैंड साइड में, और यहाँ पर जो लास्ट कायरल कार्बन है उसका OH लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये जो है वो उसका एल फॉर्म है। तो नेचुरली जो फॉर्म पाया जाता है वो डी फॉर्म पाया जाता है, ठीक है। और नेचुरली कोई भी फॉर्म हो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी ही होगा, चाहे वो डी फॉर्म हो चाहे वो एल फॉर्म हो, वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आएगा और आप कैपिटल डी और कैपिटल एल को डेक्स्ट्रो और लीवो समझकर गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं। उनको कैपिटल डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी समझाया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, के ग्लूकोज को बनाया कैसे जाता है, ठीक है। सर ग्लूकोज तो फ्रूट्स में पाया जाता है तो उसको बनाने की क्या जरूरत है? अरे भाई फ्रूट्स में पाया जाता है, पर आप जो कमर्शियल यूज करते हो ग्लूकोज का वो थोड़ी फ्रूट्स में से डायरेक्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको कुछ मेथड बनाने पड़ेंगे इंडस्ट्रियल लेवल पे या लेबोरेटरी मेथड पे। अगर हमको ग्लूकोज प्रिपेयर करना है फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस तो हम लोग कैसे करेंगे, वही हम लोग को देखना है। तो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज है 2 तरह का होता है। एक होता है लैबोरेटरी मेथड, तो हम लैब में कैसे बनाएंगे। लैब में जनरली हम बहुत स्मॉल क्वांटिटी बनाते हैं, ज्यादा प्योर कंपाउंड नहीं बनाते हैं, नॉर्मलाइज कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल पे हमको बहुत अच्छा कमर्शियल वैल्यू चाहिए होता है कंपाउंड से, इसलिए हम लोग बहुत ध्यान रख के वो रिएक्शन करते हैं, लो से लो कॉस्ट में रिएक्शन करते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट खैर अभी हम पहले लैब मेथड देख लेंगे और उसके बाद में हम इंडस्ट्रियल मेथड देखेंगे। तो लैब मेथड में हम कहां से बनाते हैं, देखिए फ्रॉम सुक्रोज, ठीक है। और हम जानते हैं सुक्रोज क्या होता है, टेबल शुगर। टेबल शुगर क्या होता है, जैसे टेबल सॉल्ट होता है, आप जो खाने में सॉल्ट यूज करते हो NaCl, उसको हम टेबल सॉल्ट कहते हैं। वैसे खाने में आप जो शक्कर यूज करते हो चाय में डालने के लिए या कोई भी जूस में डालने के लिए शक्कर आप यूज करते हो हाउस होल्ड पर्पस के लिए, फॉर ईटिंग पर्पस, तो वो शुगर को हम टेबल शुगर कहते हैं। और वो टेबल शुगर कौन होता है, वो सुक्रोज होता है, ठीक है। तो हम सुक्रोज से कैसे बनाएंगे, हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो सुक्रोज होता है बेटा, ठीक है, वो एक डाइसैकेराइड है। अभी अभी हमने देखा कि सुक्रोज किसका एग्जांपल था, एक डाइसैकेराइड का एग्जांपल था। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको 2 यूनिट्स मिलेंगे, और कौन से 2 यूनिट्स मिलेंगे ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको 1 यूनिट ग्लूकोज का मिलता है और 1 यूनिट आपको जो मिलेगा वो फ्रुक्टोज का मिलेगा। तो सिमिलर रिएक्शन हमको करना है। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सुक्रोज लेंगे, तो देखिए सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11, दिस इज नथिंग बट सुक्रोज। इसका मैंने वाटर ऐड किया इसके अंदर और किसी एसिड के प्रेजेंस में मैंने इसको हीट कर दिया, ठीक है, यानी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस किया। तो यहाँ पर 2 यूनिट्स बनेंगे, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ऐसे 2 यूनिट्स मिले, ठीक है, C6H12O6 C6H12O6। ये जो C6H12O6 मिला है ये ग्लूकोज का यूनिट है और दूसरा जो मॉलिक्यूलर मिला है वो फ्रुक्टोज का यूनिट है। तो आप सोचोगे सर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो फर्क क्या है? देखो ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप होता है। ये अल्डोसिस का शुगर है या कीटोसिस का शुगर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 2 फ्रेगमेंट्स मिल गए हमको, ठीक है। अब देखिए हमको क्या चाहिए था, ग्लूकोज चाहिए था, तो आई डोंट वांट फ्रुक्टोज, तो अब मुझे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो 2 फ्रेगमेंट मिले उनको सेपरेट करना पड़ेगा सो दैट आई कैन ऑब्टेन ग्लूकोज। अब सेपरेशन कैसे किया जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर separated by crystallization,
बाय क्रिस्टलाइजेशन विथ इथेनॉल। ठीक है, अब ये प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ, ज्यादा डिटेल में लिखा के नहीं दे रहा हूँ। देखिए इन दोनों के मिक्सचर के अंदर हम इथाइल अल्कोहल डालेंगे, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाएंगे पहले इसका, तो उसके अंदर हम लोग इथाइल अल्कोहल डालेंगे, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ दोनों का जो मिक्सचर है उसको इथाइल अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे ताकि दोनों अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, उस इथाइल अल्कोहल के सैचुरेटेड सोल्यूशन जिनके अंदर ये दोनों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे एक बीकर के अंदर। अब जैसे जैसे ठंडा होगा, मुझे बताओ टेम्परेचर जैसे जैसे कम हो जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जो होता है वो भी कम हो जाता है। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में से फ्रुक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप है, और कीटोनिक ग्रुप जो होता है वो अल्कोहल में ज्यादा देर तक सोल्यूबल रहता है, और अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो अल्कोहल में इतना अच्छा ज्यादा देर तक सोल्यूबल रहता नहीं है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, जब आपने उसको ऐड किया तब आपने उसको हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ा तो दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे। पर जब मैं उसको कूल करने रखूंगा तो कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो डिसॉल्व फॉर्मेट में रहेगा, फ्रुक्टोज वाला जो मॉलिक्यूल है वो डिसॉल्व फॉर्मेट में रहेगा क्योंकि वो अल्कोहल के अंदर ज्यादा सोल्यूबल है। ठीक है, और जो ग्लूकोज है वो कम सोल्यूबल होने की वजह से अल्कोहल के अंदर से बाहर आना शुरू हो जाएगा, मतलब रिक्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो रिक्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा मतलब अब इस ठंडे वाले इथाइल अल्कोहल के मिक्सचर में ऊपर मुझे ऐसा कुछ जमा हुआ नजर आएगा, वो जमा हुआ जो भी नजर आएगा वो ग्लूकोज है, और जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व फॉर्मेट में रहेगा वो क्या है, फ्रुक्टोज। फिर फटाफट में फिल्ट्रेशन कर लूंगा तो मुझे जो नीचे फिल्ट्रेट मिलेगा वो ग्लूकोज का मिलेगा, और जितना मुझे जो नीचे फिल्ट्रेट मिलेगा वो फ्रुक्टोज का मिलेगा, और जितना भी पार्टिकल्स ऊपर जम गया है फिल्टर पेपर पे वो सब किसका होगा, ग्लूकोज का। तो इस तरह से मैंने क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करके दोनों को सेपरेट कर लिया। ठीक है, और तो और मैं इसके अंदर बाद में चारकोल रिफाइनिंग कर सकता हूँ, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट खैर इतना ही हमको करना है। लैब में हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनाते, ज्यादा अच्छी तरह का ग्लूकोज नहीं बनाते। ठीक है, तो दैट इज इट। चलिए इंडस्ट्रियल लेवल पे हम बनाते हैं अब ग्लूकोज को, तो इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। तो देखिए इंडस्ट्रियल मेथड में क्या करते हैं, हम जितना हो सके उतना साइड प्रोडक्ट ना ही बने ये कोशिश करते हैं, और सबसे कम भाव में बने ये भी कोशिश करते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बने ये भी कोशिश करते हैं। देखिए इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, फ्रॉम स्टार्च STARCH स्टार्च बाय हाइड्रोलिसिस टेक्निक यूज करके करेंगे। तो देखिए स्टार्च जो होता है हमको पता है स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च क्या है बेटा, स्टार्च इज पॉलीसैकेराइड। इसका मतलब इसका अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ पर बहुत सारे यानी n नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे मुझे, और किसके यूनिट्स मिलेंगे, ग्लूकोज के ही यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है, n नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे। तो चलिए इसका रिएक्शन करते हैं, थोड़ा सा टेक्निक यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए स्टार्च जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है C6H10O5। ठीक है, और इसके n यूनिट्स होते हैं इसलिए मुझे यहाँ n लिखना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ पॉलीमर। तो कोई भी पॉलीमर का एक मॉलिक्यूल नहीं होता, करोड़ों मॉलिक्यूल मिक्स होते हैं जिसके अंदर एक ही यूनिट बार बार रिपीट होता है। तो यूनिट क्या है, C6H10O5, ये बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए n लिखेंगे। n यानी कितने भी 200-300 कितनी बार रिपीट हो सकता है। ठीक है, लाइक दैट। और ऐसे मॉलिक्यूल का अगर मैंने हाइड्रोलिसिस किया तो आपको हाइड्रोलिसिस इज रिएक्शन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस, और ये जो H+ आयंस है हम लोग ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा रिएक्टिविटी देता है, इसलिए चाहे तो आप डाइल्यूट HCl भी यूज कर सकते हैं, बट HCl जो है वो साइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा क्लोरीन वाला, तो इसलिए दैट इज नॉट वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे, टेम्परेचर रखेंगे 393 केल्विन, और प्रेशर रखेंगे 2 से 3 एटमॉस्फेयर। ये कंडीशन उसको लगेगी रिएक्शन में, क्योंकि ये एक पॉलीमर है तो थोड़ी सी ज्यादा टेम्परेचर लगेगा हमको और थोड़ा सा प्रेशर लगेगा ताकि ये मॉलिक्यूल्स का ब्रेकिंग फास्ट हो जाए। दैट्स इट। अब यहाँ पर जब हम ये हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मुझे बहुत सारे यानी n यूनिट्स ऑफ C6H12O6 मिलेगा, और ये n यूनिट्स किसके होंगे, ग्लूकोज के होंगे। तो देखिए n यूनिट्स यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे। तो पहला कंडीशन ये होगा कि ज्यादा क्वांटिटी में ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा कि इसके अंदर ग्लूकोज के अलावा फ्रुक्टोज और कुछ यूनिट मिलता ही नहीं है। जैसे लैब में कैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिक्सचर मिला था तो उसको अलग करना पड़ा, जब आप किसी भी कंपाउंड को सेपरेट करते हैं तो थोड़ा सा कंपाउंड लॉस्ट हो ही जाता है, पर यहाँ पर हमको एक ही कंपाउंड मिल रहा है, दूसरा कोई कचरा मिल ही नहीं रहा। तो सेपरेशन करने का जो कॉस्ट है वो भी बच गया, और उल्टा सेपरेशन करने के बाद में जो लॉस होने वाला है, जो एरर आने वाला है वो भी बच गया। ठीक है, तीसरा ये जो मेथड है इंडस्ट्रीज में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बहुत आसान है, सिर्फ वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा यूज करेंगे, टेम्परेचर प्रेशर को मेंटेन करते हुए ये रिएक्शन को बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज करके हम लोग स्टार्च से ग्लूकोज बना लेंगे इंडस्ट्रियली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज समझ में आया होगा। ठीक है, लैब में हम लोग सुक्रोज से बनाएंगे और इंडस्ट्रीज में हम लोग स्टार्च से बनाएंगे। दैट्स इट, दोनों ही प्रोसेस आर हाइड्रोलिसिस ओनली। अब देखिए ग्लूकोज का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था दैट इज, देखिए ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का। ठीक है, ध्यान से देखना,
ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है ग्लूकोज का, और अभी मैं इसके अंदर डी फॉर्मेट बना रहा हूँ। दिस इज डी ग्लूकोज, लेट मी राइट डी ग्लूकोज, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने प्रपोज किया था, जिसका जनरल फॉर्मूला एक C6H12O6 है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे कहना चाहिए 6,6H12O6 है। अब लोग है ना, ये जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ मानने लग गए कि भाई बताओ, प्रूव करो कि ये कंपाउंड ऐसा ही दिखता है। तो हमने क्या किया, बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत सारे रिएक्शंस, उनका बेसिस लेके हमने प्रूव करने की कोशिश करी कि भाई ये जो स्ट्रक्चर हमने बताया है ऐसा ही स्ट्रक्चर होना चाहिए ग्लूकोज का। तो देखिए हम क्या क्या पॉइंट्स इसमें डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे प्रूव करना होगा कि यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं प्रूव करूंगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही आना चाहिए, ठीक है। अब कैसे प्रूव करूंगा मैं धीरे धीरे बताता हूँ। दूसरा पॉइंट मुझे ये प्रूव करना चाहिए इसके अंदर कि हमारे पास में टोटल 6 कार्बन है। तो मेरा जो सेकंड प्रूफ है वो क्या होना चाहिए कि इसमें 6 कार्बन एटम्स होने चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो प्रूव कर ही देंगे, उसके बाद में सेकंड प्रूफ होना चाहिए 6 कार्बन एटम्स का। थर्ड प्रूफ जो मेरे पास में आना चाहिए वो ये है कि इसके अंदर 1 अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब इसका प्रूफ बताना पड़ेगा कि इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी बता देंगे। फिर मुझे एक फोर्थ प्रूफ में बताना पड़ेगा कि हमारे पास में देखिए ये जो भी अल्कोहल ग्रुप है सारे के सारे 2 डिग्री अल्कोहल ग्रुप है, और ये वाला जो अल्कोहल ग्रुप है वो 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप है। तो फोर्थ प्रूफ मैं दूंगा कि इसके अंदर 1 डिग्री अल्कोहल वाला एक ग्रुप प्रेजेंट है, यानी ये ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। फिफ्थ वाला जो प्रूफ मुझे बताना पड़ेगा वो ये बताना पड़ेगा कि टोटल 1 2 3 4 और 5 अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है। तो 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसका भी प्रूफ मुझे देना पड़ेगा, तब जाके ये फॉर्मूला पूरी तरह से प्रूव होगा। 5 प्रूफ बताने हैं। पहला प्रूफ के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रूफ के इसमें 6 कार्बन एटम होने चाहिए। तीसरा प्रूफ के इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। चौथा प्रूफ के एक 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप होना चाहिए, और पांचवा प्रूफ के टोटल 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है। अब एक एक करके सारे मैं प्रूव करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहला मैं प्रूव करता हूँ, ठीक है, बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके डिटेल्स में तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे हैं, पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपने सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने समझा होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। रिस्पेक्टिव टीचर ने आपको जरूर सिखाया होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ये जो प्रॉपर्टी होती है सबसे पहले एक डाइल्यूट सोल्यूशन की होती है, ये आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिलोंग टू डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। यानी ग्लूकोज का हम पहले क्या करेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, दे डिपेंड, प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ solute particles. They depend on number of solute particles and not on the nature of solute particles. यानी solute particles कौन से कंपाउंड के है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट solute particles कितने प्रेजेंट है एक सोल्यूशन के अंदर उससे फर्क पड़ता है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सिंपल एज दैट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि सारे के सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक एम होता है, 1 मेन एम। सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक सबसे बड़ा एम होता है, बहुत सारे एम होते हैं बट सबसे बड़ा एक एम होता है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। कि किसी भी कंपाउंड का अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेक करूं तो उस प्रॉपर्टी से मुझे उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चलता है। आप कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जैसे आप पार्शियल प्रेशर्स का यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यूज कर सकते हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट यूज कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर यूज कर सकते हैं। कोई भी तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आप किसी अननोन कंपाउंड के डाइल्यूट सोल्यूशन पर अप्लाई करके ढूंढेंगे तो आपको उस फॉर्मूला से उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मिलता है। यही इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एम है, और सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यही आपने प्रैक्टिस करके यही सम्स आपने सॉल्व किए हैं। तो अगर हमने ग्लूकोज का डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया और उसका हम लोग ने मान लो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देख लिया या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देख लिया, उसके हिसाब से फॉर्मूलाज लगा लिया और हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया, तो याद रखना कि इसकी वजह से हमको जो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा बाय द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो मॉलिक्यूलर मास निकल करके आता है। मैं एक्सपेरिमेंटल लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया और फिर पता किया कि इसका मास आना चाहिए 180 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। और C6H12O6 ये फॉर्मूला मैंने प्रोड्यूस किया था। तो चलिए जरा C6H12O6 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। तो कार्बन का 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 6। तो 16 6 96, 12 6 72 प्लस 12, अगर आप इनको जोड़ेंगे
तो ये आता है 168 और 12 कितना हो गया 180 ग्राम्स पर मोल। तो देखिए एक्सपेरिमेंटली 180 ग्राम्स पर मोल आया और थेरोटिकली भी 180 ग्राम्स पर मोल आया। तो थ्योरी और एक्सपेरिमेंट दोनों कंक्लूड हो रहे हैं। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि भाई ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मूला यही होना चाहिए। तो पहला प्रूफ मुझे मिल गया कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का एक्सपेरिमेंट करके मैंने बता दिया कि भाई ये जो फॉर्मूला है वो सेम है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का आपको कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रूफ की तरफ। अब देखिए सेकंड प्रूफ हम देखते हैं। सेकंड प्रूफ किसका है? दैट इज ग्लूकोज कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स। ठीक है, कैसे प्रूव करते हैं देखिए। एग्जांपल ले लीजिए C6H12O6, इसको मैंने HI के साथ हीट किया। HI के साथ हीट किया यानी मैं कहता हूँ रिफ्लक्स किया। रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टाइम हीटिंग। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HI। तो HI इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसेस दिस ग्रुप। तो रिडक्शन करने के बाद में इसने कुछ ऐसा कंपाउंड बना करके दिया। ठीक है, अगर आप देखें तो इट इज नथिंग बट N-हेक्सेन और जितना भी ऑक्सीजन था उसके अंदर सबका सब वाटर बन के निकल जाएगा और जितना भी आयोडीन है वो सब आयोडीन मॉलिक्यूल बन करके निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको N-हेक्सेन मिल रहा है। अब देखो 6 कार्बन वाला कंपाउंड कब मिलेगा? जब यहाँ पर 6 कार्बन होंगे तभी मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया कि ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन एटम्स एज इट गिव्स N-हेक्सेन ऑन रिडक्शन। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो थर्ड प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं कि मुझे बताना पड़ेगा कि उसके अंदर एक अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो थर्ड प्रूफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप ध्यान से देखिए कि अल्डिहाइड ग्रुप को एक्सप्लेन करने के पहले मुझे बोलना चाहिए कि अल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्डेड टू OH ग्रुप होता है। ठीक है, और अल्डिहाइड के अंदर ये जो C डबल बॉन्डेड टू O ग्रुप होता है इसे हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप ही कहते हैं। ठीक है, दिस कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। ये मैंने आपको ऑलरेडी अल्डिहाइड ट्रीट में पढ़ाया है। ठीक है, तो देखिए कार्बोनिल ग्रुप का प्रूफ पहले करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए कार्बोनिल ग्रुप को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन के अंदर के कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर कौन अटैक करता है? कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वो एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर पहला एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज एक्शन ऑफ HCl हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, ऑन ग्लूकोज। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि ग्लूकोज का ग्रुप C डबल बॉन्डेड टू OH ऐसा दिखाई देता है और बाकी नीचे का जो ग्रुप है वो तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो वो मैं जरा लिख देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से। मेरे चौक थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है आज। ठीक है, हाँ, तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने यूज किया हाइड्रोजन साइनाइड। तो आपको पता है ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। कार्बन ग्रुप में ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव होता है, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव इसके पॉजिटिव पर अटैक करेगा और पॉजिटिव इसके नेगेटिव पर अटैक करेगा। तो डबल बॉन्ड विल बिकम अ सिंगल बॉन्ड एंड देयर इज अ न्यूक्लियोफाइल व्हिच इज गेटिंग एडेड ऑन दिस कार्बन। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा कि जो अल्डिहाइड का ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O से हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O। H तो इसके पास रहेगा ही। करेक्ट है, इस कार्बन के ऊपर साइनाइड अटैक करने वाला है और इस ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन आने वाला है। करेक्ट, तो इस तरह से ये कंपाउंड बन गया। एक ही कार्बन पर साइनाइड और हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, तो उसे हम साइनोहाइड्रिन टाइप ऑफ कंपाउंड कहते हैं। बाकी सब मॉलिक्यूल्स जो है वो एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ रिएक्शन मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने प्रूव किया कि भाई इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। बिकॉज अगर ये कंपाउंड ग्लूकोज है, तो ये जो कंपाउंड हमको मिल रहा है यहाँ पे क्या, वो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ये रिएक्शन मैं ऑलरेडी आपको अल्डिहाइड कीटोन में करा चुका हूँ कि भाई जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है उसके ऊपर HCN का एक्शन करोगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और वी गेट ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, सिमिलरली एक और रिएक्शन है जो मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूँ कि अगर मान लो मैंने ग्लूकोज के ऊपर HCN की जगह हाइड्रोक्सिलामाइन का एक्शन किया। क्योंकि हमने देखा था कि किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर ऑफ कोर्स कार्बोनिल ग्रुप होता ही है, उसके अंदर हम लोग अगर अमोनिया डेरिवेटिव्स का एक्शन करते हैं तो पहले एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो हमने देखा था कि अगर हम हाइड्रोजन डालते हैं तो हाइड्रोजोन बनता है, फिनाइल हाइड्रोजन डालते हैं तो फिनाइल हाइड्रोजोन बनता है, सेमी कार्बाजाइड डालते हैं तो सेमी कार्बाजोन बनता है। ठीक है, एक्सेट्रा। या फिर हम ऐसा कहें कि 1 डिग्री अमाइन डालते हैं तो स्किप्स बेस बनता है। ये सारे रिएक्शन हमने किए थे। वैसे ही एक रिएक्शन और किया था जिसका नाम था एक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन। तो अगर हम किसी अल्डिहाइड कंपाउंड के अंदर हाइड्रोक्सिलामाइन डालते हैं, ठीक है, तो वो हमको ऑक्साइम बना करके देता है। तो वो रिएक्शन मैं चाहता हूं कि आप इस ग्लूकोज के ऊपर करें कि एक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन ऑन ग्लूकोज, और आपका आंसर क्या आता है? ग्लूकोऑक्साइम बनना चाहिए। तो देखिए कैसे आना चाहिए आपका आंसर। आप पहले सॉल्व कीजिए अपने बुक के अंदर बिना देखे और फिर मैं आपको इस बोर्ड पे बताऊंगा।
तो देखिए एक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन ऑन ग्लूकोज कैसा होता है कि देखिए ग्लूकोज के अंदर तो होता है C डबल बॉन्डेड टू OH ग्रुप, ठीक है। नीचे वाला जो ग्रुप होंगे उनको लिख देता हूँ मैं फटाफट, कुछ इस तरह से होंगे। ये बार बार लिखने में थोड़ा कंटाला तो जरूर आता है, बट जितना आप लिखेंगे उतना आपको अच्छे से स्ट्रक्चर याद रहेगा, तो यही एक उसका फायदा है, ठीक है। तो देखिए ये ग्लूकोज हो गया, इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल अमाइन यानी क्या होता है NH2OH, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन ग्रुप। जब हाइड्रोक्सिल अमाइन एक अमोनिया डेरिवेटिव को ऐड करोगे तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि यहाँ के जो H2 होते हैं, ये जो H2 है और अल्डिहाइड कीटोन का जो O ग्रुप होता है, ठीक है, तो ये H2O यहाँ से निकल जाता है, तो यहाँ से H2O अगर निकल जाएगा तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर जो C है अब वो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से बनाएगा, नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी एक OH ग्रुप होता ही है, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है ही, और नीचे का पूरा ग्रुप जो है अल्डिहाइड का वो तो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ से फिर से प्रूव होता है कि यहाँ पर जो भी एक्शन हो रहा है वो अल्डिहाइड ग्रुप पर ही हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ से मैं प्रूव कर सकता हूँ उसको बड़ी अच्छी तरह से कि ये जो रिएक्शन है अल्डिहाइड ग्रुप पर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है, अगर ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के ऊपर जब हम हाइड्रोक्सिल अमाइन का एक्शन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑक्साइन बनेगा जिसको हम ग्लूकोऑक्साइन कहेंगे। तो दिस इज नथिंग बट ग्लूकोऑक्साइन फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये भी बहुत बढ़िया रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ये सभी रिएक्शन, तो आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, मुझे अगला क्या प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है 4th पॉइंट पे कि 1 डिग्री अल्कोहल वाला ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो चलिए मैं इसके लिए आपको बताऊंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ CHO अल्डिहाइड ग्रुप, और अगर मैं ऐसा लिखूं कि यहाँ पर क्या होता है CHOH ग्रुप है, देखिए ना CHOH, यही तो है ना, बीच में एक कार्बन है, इसके पास एक H है, इधर एक OH है, तो CHOH ही तो हुआ। और ऐसा 1 2 3 4 बार है, मैं अभी यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ CHOH 4 बार है, और नीचे लिख सकता हूँ कि CH2OH ग्रुप है 1 बार। तो यही फॉर्मूला है ग्लूकोज का, और यही मैंने वापस लिखा है। बस यहाँ पर क्या है कि हम पोजीशंस बता रहे हैं, कौन सा ग्रुप कहाँ पर प्लेस्ड है, ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल टाइप के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। और यहाँ पर मैंने जस्ट एक जनरल फॉर्मूला के टाइप में लिखा है, यहाँ पर मैं कोई डायरेक्शंस बताने के इंटरेस्ट में नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने ग्लूकोज का एक अलग तरह से फॉर्मूला लिखा है, उम्मीद करता हूँ कंफ्यूज नहीं होंगे, है तो ये ग्लूकोज ही। अब इसका हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन करता हूँ ऑक्सीडेशन में, समझो मैं यूज करता हूँ यहाँ पर ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर अगर यूज करता हूँ तो देखिए ब्रोमीन वाटर जो है वो एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ब्रोमीन वाटर क्या करता है कि ये सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। ब्रोमीन वाटर यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्सीडाइजेज एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, याद रखना। तो अल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑफकोर्स वो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन गया। नीचे का सब कुछ एज इट इज रहेगा, CHOH 4 बार, नीचे 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप भी 4 ये इस तरह से 1 बार रहेगा। CHOH जो ग्रुप है वो 4 बार, नीचे 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप 1 बार। तो ये जो कंपाउंड बना है इसे हम कहेंगे ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड बिकम्स एसिड। यहाँ से फिर से एक और बार प्रूव होता है कि अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। पर ये प्रूव हुआ कि इसके अंदर 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप है नहीं, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप के अंदर कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक और रिएक्शन बताता हूँ आपको। इस ग्लूकोज के अंदर ना हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो KMNO4 के थ्रू हम लोग ने इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दिया। KMNO4 डाइल्यूट ले लो, एसिडिफाइड ले लो, दैट डजंट मैटर। तो मैं एसिडिफाइड KMNO4 ले रहा हूँ और रिएक्शन कर रहा हूँ। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, अल्डिहाइड को एसिड बनाएगा और 1 डिग्री अल्कोहल को भी डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये हम लोग ने ऑलरेडी सीखा है, अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करता है तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर अब जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा कि ऊपर जो अल्डिहाइड ग्रुप है उसका तो एसिड बन ही गया, बीच में जो CHOH है 4 बार वो एज इट इज रहेंगे, और नीचे जो CH2H यानी 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप है भैया उनका सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो एसिड CHOH 4 बार, नीचे फिर से एसिड का ग्रुप, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं सैकरिक एसिड। क्या कहते हैं इसे, सैकरिक एसिड। तो देखिए यहाँ से प्रूव होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप था, इसी के वजह से यहाँ पर एसिड ग्रुप बन रहा है ना। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो 4th पॉइंट भी मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कि ग्लूकोज जो है ब्रोमीन वाटर डालने पे सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट करता है, जो कंपाउंड बनेगा उसे ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। जब हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे जैसे KMNO4 एसिडिफाइड, आप चाहे तो K2Cr2O7 आप तो कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट HNO3 यूज कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर। अगर आपको इतना नहीं याद रहता है तो आप चाहे डाइल्यूट HNO3 लिख के आ जाओ, दैट डजंट मैटर। कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो अल्डिहाइड का तो एसिड होना ही था, 1 डिग्री अल्कोहल का डायरेक्ट एसिड बनता है, तो ऊपर नीचे एसिड और बीच में CHOH 4 बार आता है, तो ये जो कंपाउंड बनता है उसे हम सैक्रिक एसिड कहते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब सिर्फ एक लास्ट रिएक्शन बाकी है जहां पर हम प्रूव कर रहे हैं कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। अब OH ग्रुप का डिटेक्शन होता है बाय प्रोसेस ऑफ एसिटाइलेशन, यानी हम यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करके रिएक्शन करेंगे। सारे के सारे OH ग्रुप जो है वो एसिटिलाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो एसिटिलाइट हो जाएंगे तो क्या बनेगा कंपाउंड, वो दिखाते हैं और बताते हैं कि 5 बार एसिटाइलेशन होना चाहिए क्योंकि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन इज एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। तो हम एसिटाइलेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ध्यान से देखिए कि अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, फिर 1 2 3 4 इस तरह से 4 कार्बन है, यहाँ OH इधर है, यहाँ OH इधर है, ठीक है, H है, H इधर को OH, ऐसे टोटल 6 कार्बन वाला अपने पास में कंपाउंड है जहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो मैं सारे OH ग्रुप को जरा सर्कल कर लूं, क्योंकि यही प्रूव करना है कि 5 OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। अब एसिटाइलेशन करने के वास्ते मुझे यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करना होगा। तो चलिए एसिटिक एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूल कुछ यूं इस तरह से होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब आप इसका रिएक्शन करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे, तो क्या होता है कि जो OH ग्रुप है, किसी एक OH ग्रुप को पकड़ के बताता हूँ, फिर आप बाकी के किसी भी ग्रुप पर कर सकते हैं। तो इसको बताता हूँ, देखिए ये जो OH ग्रुप है यूं इस तरह से, इसका यहाँ पर बॉन्ड फिशन हो जाएगा, O और H का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर O और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, चाहे ये बॉन्ड ब्रेक करो चाहे ये बॉन्ड ब्रेक करो, डजंट मैटर। मान लेते हैं मैंने ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो नीचे का ग्रुप बच रहा है, ठीक है, ये इसके H के साथ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको नहीं लगता CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ से आने वाला H एसिटिक एसिड बनाएगा, CH3COOH, ऐसा वो यहाँ से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और ये जो H है वो निकल गया तो उसकी जगह पर ये पूरा ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी OH ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो गया, O के साथ में क्या आ रहा है, यहाँ से C डबल बॉन्ड O CH3, यानी एस्टर जैसा ग्रुप प्रोड्यूस हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये H और नीचे वाला ग्रुप जो वो एसिटिक एसिड बना करके जाएगा। तो इस तरह से यही रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल लिया तो 1 OH पे होगा, 2 मॉलिक्यूल लिया तो 2 OH पे होगा, 3 मॉलिक्यूल लिया तो 3 OH पे होगा, ऐसे 5 OH प्रूव करना है तो 5 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल, आई मीन एसिटिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको सॉल्व करके बताऊं तो ऐसे किया जाता है। देखिए कि जो ग्लूकोज है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CHO ग्रुप, फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ CHOH, ये ग्रुप 4 बार है और नीचे CH2OH ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें मैं एसिटिक एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूल यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो भी कितनी बार, 5 बार यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी 5 OH है सभी के अंदर से H निकल जाएगा और एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बनाएगा हीट करने पे, तो आपको यहाँ पर 5 बार एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल रिमूव होता मिलता नजर आएगा, और जितना भी OH ग्रुप है वो एसिटाइलेट हो जाएगा, कहने का मतलब O है, ठीक है। O पर क्या आ जाएगा, H हट जाएगा, उसकी जगह पे ये एनहाइड्राइड का ग्रुप यानी एसिटाइल ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है वो आ जाएगा H को हटा करके, करेक्ट। अब ये 4 बार OH है तो यहाँ पर ये पूरा ग्रुप जो है बेटा, ठीक है, 4 बार आएगा। नीचे भी CH2OH का ग्रुप जो है वहां पर भी 1 बार C डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप आएगा। तो आप देख सकते हैं एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन 5 बार हुआ है, 4 बार यहाँ पर 1 बार यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, वो मैं यहाँ से प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि पहले मैं इसका मास ले सकता हूँ, फिर इसके अंदर आने वाले जो कंपाउंड इसका मास ले सकता हूँ, फिर इसका मास आपको ज्यादा होगा, इसका मास कम होगा, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो एक अपने को आंसर मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, और वो डिफरेंस आपको बताएगा कि कितनी बार एसिटाइलेट हुआ है वो कंपाउंड। तो इसके ऊपर एक छोटू सा सम भी दिया है टेक्स्ट बुक में, ब्लू बॉक्स के अंदर, तो आप चाहे तो वो सम को भी अच्छे से देख सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। मैं यहाँ पर सॉल्व करा के टाइम पास नहीं करवाने वाला हूँ, काफी सिंपल सम है, देख के ही समझ में आता है क्या करना है। अगर आपको पहचानना है कि इसके अंदर कितने OH ग्रुप है जिसका एसिटाइलेशन हुआ है तो सिंपल है, इसका मास होगा कुछ, तो इसका मास ऑफकोर्स इससे ज्यादा ही होगा क्योंकि एसिटाइल ग्रुप इंट्रोडक्शन हुआ है। तो इसका मास कितना है वो ढूंढिए, इसका मास कितना है वो ढूंढिए, ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, तो डिफरेंस लीजिए, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कीजिए, जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, एसिटाइल ग्रुप होगा, करेक्ट। अब कितना डिफरेंस आ रहा है डिवाइड बाय एसिटाइल ग्रुप का मास करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितने एसिटाइल ग्रुप्स यहाँ पर लगे हुए हैं, और वही प्रूव करता है कि कितने OH ग्रुप्स है, क्योंकि जितने OH ग्रुप्स है उतने ही तो एसिटाइल ग्रुप लगेंगे। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो आप टेक्स्ट बुक के अंदर से वो सम को जरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ब्रांच में होऊंगा कभी तभी, या फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप पर आपको रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर 5 रिएक्शन जो है वो ग्लूकोज के मैंने बता दिए। तो अब तक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई है इस लेक्चर के अंदर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्लूकोज के दोनों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर हमने किए हुए सभी केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान
रखनी है। जिस तरह से ग्लूकोज का मैंने प्रूफ किया उसी तरह से सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट्स का प्रूफ कर सकते हैं, पर आपके सिलेबस में नहीं है। ये सिर्फ ग्लूकोज का आपके सिलेबस में, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़े से क्वेश्चंस और सवाल उठने लग गए, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता है। जैसे अगर ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है तो इसे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बनाना चाहिए था। ठीक है, बट ग्लूकोज कंपाउंड अल्डिहाइड ग्रुप होते हुए भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज का कंपाउंड है तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाना चाहिए था, बट ग्लूकोज का कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं बनाता है। तो ये जो एक्सेप्शनल बिहेवियर जो कंपाउंड दे रहा है, ये क्यों दे रहा है, इसके ऊपर क्या रीजंस होंगे, इसकी वजह से हमको ये स्ट्रक्चर के ऊपर क्या क्वेश्चंस उठाने चाहिए, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह से सारी बातें समझ में आ रही होगी।